Okay, so this is the third video on our topic of our syllabus. So this is the syllabus. Uh, where is that? So today we are going to see the second topic, fitting of binomial, Poisson and normal distribution, and illustration of central limit theorem. And fitting of regression line using principle of least square. So regression line we have already done, and we have already computed the sample correlation coefficient. So if you don't मतलब अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया था। तो जैसे ये वाली फाइल थी हमारी, लाइक हमने इस वाले फाइल में हमने किया था। तो हमने लास्ट टाइम हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट देख लिया था। इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देख लिया था, स्टेम एंड लीफ कर्व देख लिया था। तो अगर हमको रिग्रेशन देखना है तो रिग्रेशन के लिए मैंने प्लॉट और ड्रॉ करवाया था। लाइक ये दोनों वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किए थे और मैं इंसर्ट पे गया था। इंसर्ट के जाने के बाद रिकमेंडेड चार्ट पे जाने के बाद स्कैटर प्लॉट लिया था मैंने। स्कैटर प्लॉट में मैंने ओके किया था। ओके करके मैंने यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो एक्सिस है, इस वाली एक्सिस को मैंने एक्चुअली एक्सिस एक्सिस को मैंने थोड़ा सा आपकी छोटा करा दिया था। लाइक यहाँ पे मैंने 10 से काम स्टार्ट हो रहा है तो मैंने 10 से कर दिया था। ओके, और यहाँ पे 20 से काम स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी मैंने 20 से कर दिया था। ओके, तो ये हमारा डाटा बन गया था। इसके अंदर फिर हमको मैंने दो ऑप्शन बताए थे कैसे डाल सकते हैं। क्विक चार्ट में जाकर हमने लाइक आई थिंक ये वाला यूज़ किया, नहीं, लाइन के लिए ये वाला यूज़ किया था। रिग्रेशन लाइन, हमारी ये रिग्रेशन लाइन आ गई थी, उसका फॉर्मूला भी आ गया था। यहाँ से हमने ये चीज़ को डिलीट मार दिया था। तो ये दिस इज़ द रिग्रेशन लाइन। तो हमने यहाँ पे इसको फिर थोड़ा सा बड़ा कर दिया था होम पे जाके। और ये रिग्रेशन लाइन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसको इसके ऊपर एक सवाल आएगा ही आएगा। तो दिस आपको इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ये रिग्रेशन लाइन है। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिग्रेशन लाइन है। इस रिग्रेशन लाइन के बारे में मैंने एक चीज़ और बतानी थी। चलो ये स्टेम एंड लीफ कर्व को मैं डिलीट मार देता हूँ। आपको ये मालूम होगा ये कैसे आया था। चलो फिर मैं इसको डिलीट मारता नहीं, इसको कट करके कहीं और पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स एंड इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल वी। तो यहाँ से मेरा डाटा उठ के यहाँ आ गया। अब मेरे को रिग्रेशन लाइन के ऊपर फाइंड आउट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मेरे को यहाँ पे डाटा वाला जो टैब है इसके ऊपर जाना पड़ेगा। डाटा एनालिसिस में सेलेक्ट करूँगा। तो डाटा एनालिसिस जब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आता है हमारे पास रिग्रेशन। तो हम रिग्रेशन के ऊपर जाएंगे तो ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमको वाई रेंज, तो वाई मतलब होता है हमारा जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज़ वाई रेंज, दिस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमको एक्स रेंज डालना है। मतलब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट और वेट। अगर हाइट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि हाइट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है। इस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिग्रेशन लाइन के लिए लेबल हमने सेलेक्ट किया है, यस। लेबल हमने सेलेक्ट किया है, यस। कॉन्फिडेंस लेवल हम 95% चाहते हैं। ये अपना मतलब एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट में 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेके चलते हैं। तो हम आउटपुट ओके कर देंगे। ओके कहाँ पे लेंगे हम आउटपुट अपना, यहाँ पे ले लेते हैं चलो रिग्रेशन का। और हम इसको यहाँ पे जब इस पे नीचे करेंगे तो हमारा इसने आउटपुट ले लिया। अब हम इसमें क्या क्या चाहते हैं, हम इसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट चाहते हैं क्या। तो इन दोनों का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट अगर हम कलेक्ट करेंगे तो लाइक हमारे टॉपिक था प्रोबेबिलिटी प्लॉट, तो इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी प्लॉट आ जाएगा। ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट आ जाते हैं। लाइन फिट प्लॉट हम चाहते हैं, लाइन फिट प्लॉट भी आ जाएगा जैसे ये अभी हमारा फ्लो प्लॉट आया। बाकी हम अगर चाहते हैं रेसिडुअल प्लॉट चाहते हैं तो नहीं चाहते, रेसिडुअल्स हम लिखना चाहते हैं तो रेसिडुअल जो है वो आर स्क्वायर है, वो आ जाएगा। स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल हम उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते तो हम इसको ओके करेंगे। तो रिग्रेशन, तो यहाँ पे ये इसने कैलकुलेट कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे दो प्लॉट आए हैं इसको। एक सेकेंड, दिस इज़ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट और यहाँ पे इसने रिग्रेशन प्लॉट लिख दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिग्रेशन लाइन हमारी आ रही थी 1.1023x।
तो यहाँ पे इसका ये स्लोप है और 11.689 ये इसका इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेप्ट दिखा है 11.689 और जो स्लोप है एक्स का 1.10223। तो 1.10223 का इसने 1.1023 कर दिया है। तो दिस इज़ द इंटरसेप्ट। और फिर बाकी इसमें यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये एफ, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, बट आपके काम का ये ही है जो यहाँ पे इसने निकाला है। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे निकाला है, जो यहाँ पे आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर क्या होता है ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो मैं बताने लगूंगा तो इसमें भी समय लगेगा। और बाकी ये परसेंटाइल आया है, प्रोबेबिलिटी आउटपुट आया हुआ है, जिससे ये ग्राफ बना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। तो इसको हम डिलीट मार देते हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट मार देते हैं। तो दिस इज़ आवर रिग्रेशन का, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो गया जो हमको करना था। और हम जैसे ही इसको देखो डाटा को डिलीट मारे, ये प्रोबेबिलिटी प्लॉट डिलीट करना पड़ेगा हमको। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्लॉट नहीं है, तो हमारे को प्रोबेबिलिटी प्लॉट का जो ऑप्शन था वो हम यहाँ से दो वेरिएबल का निकाल सकते हैं। अगर हम डाटा एनालिसिस में जाएंगे रिग्रेशन में, तो हमको दो वेरिएबल होना चाहिए। तो उनका प्रोबेबिलिटी प्लॉट हमारा ये जनरेट करता है। तो दिस इज़ द रिग्रेशन टॉपिक। तो हमारा लास्ट का जो दो टॉपिक है बच्चों, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है रिग्रेशन का। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटिंग ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा ही ये जो होता है वो आर स्क्वायर होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ही हमारा आर स्क्वायर होता है बच्चों। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर स्क्वायर होता है। तो अगर आपको चेक करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे कोरिलेशन पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको इनपुट रेंज, अरे कोरिलेशन इस, तो कोरिलेशन में बच्चों एक साथ हम दोनों डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। कोरिलेशन में एक साथ हम दोनों डाटा को सेलेक्ट करेंगे। हमने फर्स्ट लेबल लिया है और आउटपुट रेंज, हम अपनी आउटपुट रेंज कहाँ लेना चाहते हैं, मान लो हम अपनी आउटपुट रेंज इसके नीचे ले लेते हैं, इसके नीचे ले लिया, और यहाँ पे हमने, चलो यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट ऊपर। तो हमने इसके ऊपर ये इस पॉइंट पे हमने आउटपुट आएगा, यहाँ पे ओके करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा आया है एक्स, और एक्स में कोरिलेशन 1 होता है, एक्स और वाई में कोरिलेशन नहीं है, वाई और एक्स में है 0.6946। तो ये हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की मल्टीपल आर है, मल्टीपल आर, अच्छा, आर स्क्वायर की वैल्यू, अगर इसको आर स्क्वायर कहते हैं, आई थिंक इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा लाइक इसको मैं कॉपी करता हूँ, चलो ठीक है। तो हमको आर स्क्वायर से वैसे कुछ लेना देना नहीं, दिस इज़ आवर कोवेरियंस, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो 0.6943, ठीक है बच्चों, एक्स और वाई का है। और अगर वाई और एक्स में कोई इसने कोरिलेशन नहीं बताया, तो एक बार मैं और डाटा एनालिसिस के ऊपर जाके कोरिलेशन पे जाके इसको आई थिंक इस यहाँ पे क्लिक करो, आई थिंक ये, नहीं ये यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोड़ो, मैं जो कर रहा था, तो दिस इज़ आवर को रिलेशन। तो यहाँ पे हमने को रिलेशन, ये हमारे लिए जो डाटा एनालिसिस का पैकेज है, ये बहुत काम का पैकेज है। तो इसी से हमको काफ़ी सारे काम करने हैं। तो अब हमारा ये दो टॉपिक हो गया। अब जो ये दो टॉपिक बचे हैं, इनके ऊपर हम काम कर लेते हैं। इससे, हाँ, अरे आ क्यों नहीं रहा, हाँ थोड़ा स्लो रखा है मेरा कंप्यूटर। तो फिटिंग ऑफ बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इल्यूस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम थ्रू एक्सेल। तो सबसे पहले चलो मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन, अगर हम बहुत सैंपल मीन लेंगे और बहुत सारे सैंपल ले लेंगे, तो हमने पहले किसी पॉपुलेशन में से एक सैंपल उठाया, और वो ऐसे ही उस सैंपल का हमने मीन निकाला, और फिर हमने बहुत ऐसे ही कई सारे और सैंपल लिए, तो वो जो सारे कई सारे और जो सैंपल लिए और उनका भी मीन निकाला। तो वो जो सारे सैंपल्स का जो मीन है,
वो खुद में एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा और हम उसको देखेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो दिस इज़ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ एक बार अपने राइटिंग पैड पे। तो मैं इसको अपने राइटिंग पैड पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ? आई थिंक ये वाला टैबलेट सर्विस नहीं, ये वाला काम का नहीं है, मुझे लिखना है वाइट बोर्ड। तो अभी इसको मैं एक्सेल में भी करके दिखाऊंगा और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को आपको एक्सेल में भी करके दिखाऊंगा, और तब तक मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे काम करता है बच्चों। ओके, तो ये ओपन थोड़ा सा, आई थिंक जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। अच्छा जी, ये भी आ रहा है कुछ, मुझे चाहिए रिकमेंडेड तो कुछ नहीं है। चलो ये ये ले लेते हैं, यूज़ दिस टेम्पलेट। ओके, ओके। तो पता नहीं ये क्यों ऐसा खुला है, पर चलो ठीक है, हमारे काम का हो जाएगा इसमें। तो हमको सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो अगर इसको सिंपल में अगर बताऊं तो ये बोलती है मीन सैंपल मीन के ऊपर बात करती है एक्स बार। तो इसको सैंपल मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार क्या होता है, जैसे हमने कोई पॉपुलेशन है x1 x2 x3 ऐसे डैश 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 करके xn, तो n क्या है, वो 100 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है जिसके ऊपर हम काम करें 1000 से बड़ा भी हो सकता है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है। पर जो हम सैंपल लेते हैं बच्चों, सैंपल जो लेते हैं वो हमारा स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है। तो यहाँ से जैसे हमने 10 का सैंपल उठाया, तो 10 का सैंपल उठाएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स यहाँ पे एक्स आई जे, तो जे फ्रॉम 1 से लेकर 10, ठीक है, अपॉन 1/10। तो दिस इज आवर, हमारा ये जो 10 का सैंपल है वो हम उठा लेंगे। तो जैसे हमने x3 को उठाया, तो x3 पहले आ गया, तो ये हमारा सैंपल का पहला एलिमेंट है, तो x3 1। और यहाँ पे हमने मान लो आगे जाके x7 को उठाया, तो ये x7 2। तो इस यहाँ पे यानी कि j वेरी कर रहा है, और 3 7 कुछ भी रैंडमली हम उठा रहे हैं। ओके बच्चों, पर हम अगर इस ऑर्डर में उठा रहे हैं तो ये सच दैट क्या है, j जो है ग्रेटर j, मतलब ठीक है, j+1, सॉरी i+1 इज़ ग्रेटर देन आई, ये हम कह रहे हैं कि हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं। तो ये एक सैंपल है, और उसका हम ये 10 एलिमेंट उठाए। दिस इज द सैंपल मीन ऑफ साइज 10 सैंपल, ठीक है, 10 सैंपल उठाए, उनका हमने सैंपल मीन उठा लिया। तो ये सैंपल मीन होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमको एक सेकंड, इसको मुझे मूव करना है, मूव करने के लिए मुझे हाथ को चूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये कहता है कि एक्स बार जो है विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल म्यू सिग्मा, ठीक है बच्चों। एक्स बार क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल म्यू मी म्यू मी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली हम पर हम प्रूव क्या करते हैं बच्चों, हम एक्चुअली सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम प्रूव करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम प्रूव करते हैं, CLT कहते हैं इसको, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसको हम CLT कहते हैं शॉर्ट में, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को, कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विल फॉलो नॉर्मल 0 1, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जैसे हमने सैंपल मीन लिया, उसको मैंने म्यू से सब्सट्रैक्ट कर दिया और सिग्मा से डिवाइड कर दिया, दिस विल फॉलो नॉर्मल 0 1। दिस इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस वी प्रूव, दिस वी प्रूव।
इन बुक्स। तो हम जानते हैं कि किसी भी, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं हम किसी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल को जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइक ये जो एक्स बार है, ये एक्स बार क्या फॉलो करेगा बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अब हम देखेंगे कैसे। तो मैं पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर एक सवाल कराता हूँ, ओके। तो एक मैं, अच्छा चलो, आ, मैं वापस से एक्सेल में आता हूँ। तो दिस इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। मैं वापस से एक्सेल में आता हूँ, और एक्सेल में हम चलो एक और फाइल, एक सेकंड इसको कैंसिल करते हैं, एक और शीट खोल लेता हूँ मैं। तो एक्सेल में एक और शीट खोल लेता हूँ। तो मान लो मुझे 100 सैंपल बनाना है। तो मैं मतलब सीरियल नंबर लिख देता हूँ, एस डॉट सीरियल, सीरियल नंबर हो गया बच्चों, ये मेरा सीरियल नंबर सैंपल। ये पॉपुलेशन में हर एक को मैंने नंबर दे दिया है, और उसकी वैल्यू कुछ लिख दूंगा, ठीक है। तो लाइक ये 1 2, तो अब इसको आप सेलेक्ट करो 1 2, और इसको कहाँ तक ले जाना है आपको, 100 तक। तो इसको ड्रैग कर दोगे, तो यहाँ पर ये आपका 100 तक आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये 100 आ गए। तो ये हमारे मैंने कहा मेरे को 100 लोगों की पॉपुलेशन लेनी है, 100 ऑब्जर्वेशन लेनी है। तो अब मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए बच्चों 2 3 कमांडें हैं। जैसे आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो इसके लिए कमांड है RAND। तो इसका मतलब है रैंड। तो टैब दबा दो, और फिर इसको क्लोज कर दो, सॉरी इसको क्लोज कर दो, और इंटर दबा दो। तो ये आपको 0.968 दे रहा है। तो अगर आप इसको दोबारा क्लिक इंटर दबाओगे तो 0.6। तो ये बच्चों क्या है, एक रैंडम नंबर दे रहा है, ठीक है। और ये रैंडम फंक्शन है। तो इस कंप्यूटर के अंदर के एक रैंडम फंक्शन होता है, तो वो पर्टिकुलर, वो एक्चुअली हमको रैंडम नंबर गिव देता है, ठीक है। अभी आप हर बार इसमें जब भी इसको क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू देगा। तो यानी कि अलग इसलिए ही दे रहा है बिकॉज इट्स रैंडम। तो अगर रैंडम नहीं है तो हमको मालूम होता ना कौन सा वैल्यू देगा। तो जैसे अब अगर मान लो आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में चाहिए, तो 1 से लेके 100 तक के बीच में चाहिए, तो आप इधर इसको 100 - 1 डिवाइड 100 - 1 इंटू 1 कर, इंटू 1 क्या करना, चलो हाँ 100 - 1, ठीक है। चलो 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, टेंशन क्या खत्म। तो आपको ये, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको इस ब्रैकेट में मत डालो, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करो। तो आपको ये 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम नंबर देगा, ठीक है बच्चों। ये आपको रैंडम नंबर दे रहा है हर बार। आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो, लाइक आपको लेके 0 से लेके 1000 तक के चाहिए, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो 0 से लेके 1000, कभी एकदम से छोटा नंबर भी दे देता है, कभी एकदम से 800 900। तो ये एक प्रकार से रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। देखो अभी 11 दे दिया इसने। तो दिस इज़ अ रैंडम नंबर जनरेटर। चलो मैं इतना ज़्यादा इस पर आगे नहीं बताता हूँ, बिकॉज हमको ज़्यादा इसमें का, तो हम इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो हमारी पॉपुलेशन होगी, वो रैंडम नंबर जनरेट करेगी। तो हम यहाँ पे लाइक वेट की बात कर लेते हैं, चलो WEIGHT। तो वेट अराउंड हमारा 1 से लेके मतलब बच्चों, छोटे बच्चे होंगे तो उनका 1 किलो से लेके 1 किलो से लेके 100 किलो तक के बीच में वेट आता होगा, पॉइंट में भी आता होगा, तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये बच्चों एक्चुअली ये जो रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर जो है, ये बच्चों हमको जो है वेट देता है यूजिंग, ये जो रैंडम नंबर देता है यूजिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो यहाँ पे मेरे को रैंड लिखूँगा। तो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लाइक सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे को इनपुट में कुछ नहीं डालना है, इसके इनपुट में हमको कुछ नहीं डालना है, इंटू 100। तो ये मुझे 0 से लेके 100 तक के बीच में सारे नंबर देगा। बट मैं कह रहा हूँ जीरो वेट तो किसी बच्चे का नहीं होता, तो इसके लिए मुझे +1 कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मुझे, सॉरी +1 करूँगा तो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 99, और यहाँ पे मुझे +1 कर देना पड़ेगा। तो अब ये मुझे बच्चों क्या, ये मैक्सिमम 100 तक जाएगा और मिनिमम 1 तक जाएगा, ठीक है। चलो 1 भी किसी बच्चे का वेट नहीं होता, 2 ले लेते हैं। तो चलो हम एक पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं। तो हम
चलो 2 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, इस फंक्शन में यहाँ पे मुझे 98 करना पड़ेगा। तो 98 प्लस 2 100 आ जाएगा। तो अभी 98 प्लस 2 100 आ जाएगा। तो ये मुझे बच्चों अभी कभी भी ये मुझे जीरो वेट नहीं देगा, मुझे मिनिमम वेट कितना देगा बच्चों, ये 2 देगा, और मैक्सिमम वेट 100 ही देगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से वेट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने वेट बना दिया। तो अगर हम आपको हम ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम नंबर। तो इसी तरीके से हम अगर वेट अगर देखना चाहें तो हम एक्चुअली हम जानते हैं वेट क्या होता है बच्चों। वेट क्या फॉलो करता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, हाइट वेट। पर यार इसमें ये दोबारा से क्यों वेट मॉडिफाई हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे वेट, अब मेरे को अगर मान लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंडम वेरिएबल रैंडम नंबर जनरेट करें तो उसको भी कर सकता हूँ। तो अभी इसके लिए पर यहाँ पे ऐसी कोई कमांड नहीं है जो इसको कर सकूँ। यहाँ पे एनालिसिस का डाटा टूल पैक है, उसको लेके मैं रैंडम नंबर जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एनालिसिस डाटा पैक में जाऊँगा। अब यहाँ पे एक होता है रैंडम नंबर जनरेटर करके एक टूल है, इसको मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पे ओके करूँगा तो मेरे को नंबर ऑफ़ वेरिएबल, मतलब मुझे एक ही वेरिएबल है वेट चाहिए, और रैंडम नंबर मुझे कितने चाहिए, 100 चाहिए। और मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता हूँ, नॉर्मल ले लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता हूँ। अब मीन कितना आता है, एवरेज वेट हमारा मान लो 75 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेट का हमारे यहाँ पे लाइक 10 होता है, चलो इतना ले लेते हैं। और सीड हम कुछ नहीं डिफाइन करेंगे बच्चों, ठीक है, ये हमें कुछ नहीं डिफाइन करना है। बाकी आउटपुट रेंज कहाँ पे डालनी है, आउटपुट रेंज हमको जो है वो वेट पे इधर डालनी है। तो जैसे ही हम इसको लेके इंटर मारेंगे और ओके करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने 100 रैंडम नंबर जनरेट कर दिए। ठीक है, अब ये हम एक बार देख रहे हैं कि हर बार ये जब भी हम कुछ भी कमांड डालें तो ये हमारा एडिट हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यार ये बार बार एडिट ना हो, चलो कोई नहीं, एडिट होता रहेगा। तो ये अब देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अगर आप मीन देखोगे, तो इसका अगर आप मीन देखोगे तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कमांड, या कमांड क्या, चलो हाँ कमांड लिख लेते हैं, एवरेज। एवरेज लिखेंगे, एक सेकेंड, इक्वल टू एवरेज, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। तो यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा कि क्या एवरेज आएगा, इसका हर बार एवरेज चेंज होता जाएगा। तो इस पे आप जब क्लिक करें तो देखो एवरेज 52 आया। फिर इस पे आप अगर करोगे लाइक यहाँ पे आपने फिर इसको डबल क्लिक करोगे, एक सेकेंड, तो देखो 52 फिर से आया। फिर से करोगे 52, फिर 50 फिर से आया। बिकॉज हम जानते हैं जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन क्या होता है, वो होता है बी माइनस ए बाई 2। तो बी क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू, माइनस ए जो होता है वो लोएस्ट वैल्यू होता है, बाई 2 वो होता है जो मिनिमम, वो जो नहीं, ए प्लस बी बाई 2 होता है, सॉरी, ए प्लस बी बाई 2। तो इसका हाईएस्ट कितना है बच्चों, 100, और लोएस्ट कितना है इसका 2। हाईएस्ट इसका 100, लोएस्ट 2 है। तो 100 में से 2 कम करेंगे तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 बट्टा 100, 102 बाई 102 बाई 2। तो अराउंड 51 के करीब इसका एवरेज आता है हर बार, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। पर यहाँ पे हमने इसका एवरेज बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना एवरेज रखा था बच्चों, एवरेज हमने 75 रखा। तो यहाँ पे इसका एवरेज देखते हैं, एवरेज, एक सेकेंड यार ये गलत लिख दिया, एवरेज, और हमको इसके लिए सबको लेना है, इसको करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही इंटर मारेंगे तो बच्चों देखो हमारा एवरेज इसका कितना है बच्चों, 75। जो हमने बोला था कि हम इस पॉपुलेशन का वेट जो है एवरेज वेज कहेंगे 75। और स्टैंडर्ड एविएशन हमने इसका क्या डिफाइन किया था, इसका स्टैंडर्ड एविएशन हमने 10 डिफाइन किया था। ठीक है, यानी कि वेरिएंस कितना है, 100, क्योंकि स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो अगर स्टैंडर्ड एविएशन 10 है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारे इन दोनों पॉपुलेशन के बारे में हमारा वेट और हाइट है। तो इसको मैं अब एक्सप्लेन और ज़्यादा नहीं करूँगा, बट यार यहाँ पे एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही कि जैसे ही मैं कुछ भी करता हूँ ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील,
तो पर चलो अभी हम अगर हम इसका बच्चों क्या करना चाहते हैं, अगर हम इसका क्या करेंगे बच्चों, एक कंट्रोल जेड, अगर हम इसका हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम इसका प्लॉट करना चाहेंगे तो ये हमारा बेल कर्व टाइप का आना चाहिए। बेल कर्व किसके लिए होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसको मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, इंसर्ट रिकमेंडेड प्लॉट, और उसके बाद हमको बच्चों हिस्टोग्राम चाहिए, ओके करूँगा। तो आप इधर ध्यान से देखो, ये बेल कर्व टाइप का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक बेल बना सकते हैं, अगर आप घंटी बनाना चाहो इसके पॉइंटों को जोड़ के तो एक घंटी टाइप का बन जाएगा। तो दिस इज़ अ बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम हिस्टोग्राम इस डाटा का बनाना चाहें तो इसका बेल कर्व नहीं बनेगा, इसका कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका बेल कर्व तो नहीं बनेगा। चलो इसका प्लॉट करते हैं, इंसर्ट प्लॉट रिकमेंडेड प्लॉट में इसका करेंगे तो इसका बच्चों देखो, इसका बेल कर्व के जैसा नहीं बन रहा है, बिकॉज हमने इसका बेल कर्व की तरह लिया ही नहीं था डाटा। तो इस तरीके से हम अपना रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा यूनिफॉर्म का डाटा है, ये बच्चों हमारा किसका है, ये वेट, ये यूनिफॉर्म का डाटा है, और ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा। इसी तरह से वेट हम देखते हैं कि वेट अगर हम लेना चाहें, या चलो हाइट ले लो, अब वेट ही क्यों लो, हाइट लेना चाहें तो हम यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं, और रैंडम नंबर यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी डाटा में जाएंगे, डाटा एनालिसिस का टूल पैक एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे अगेन रैंडम नंबर जनरेटर को करेंगे ओके। तो यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे, अभी हम बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइजन, इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम ये रैंडम नंबर कैसे जनरेट, डिस्क्रीट ये कर सकते हैं। यूनिफॉर्म तो जो हम ये कर रहे थे वो यूनिफॉर्म था, ये नॉर्मल था। बाइनोमियल करते हैं, चलो बाइनोमियल में हमारा बच्चों मान लो रैंडम नंबर 1 से लेके 100 तक है, तो बाइनोमियल मतलब हमको क्या बताएगा, कि हम पी वैल्यू कुछ भी ले लो, लाइक 0.4 ले लिया। नंबर ऑफ ट्रायल, तो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे मान लो हम कितने मैच खेलते हैं, लाइक हम 200 मैच खेलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल 200 मैच खेलते हैं, और रैंडम सीड हमको कुछ नहीं देना है, और हमारा ये जो है, ये हमको ये J8 पे हम कर देते हैं। चलो 100 मैंने ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे 10 कर लो, और नंबर ऑफ़ ट्रायल 20 कर लो, तो ये बहुत रहेगा, बिकॉज हम अब हाइट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम लाइक मैचेस के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के 20 मैच हुए, उसमें से इंडिया 1 से लेके 10 तक जीतेगा, इस और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 तक। तो इसका कुछ ही जनरेट करेगा, देखते हैं सब कुछ सही होता है क्या। तो देखो इसने जनरेट कर दिए। अब यहाँ पे 10 से ज़्यादा मैच इंडिया नहीं जीत रहा है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों सबकी, 0.4। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा रैंडम नंबर इसने जनरेट किया है, ओके, बाइनोमियल में। तो अगर तो बाइनोमियल में जनरेट कर लिया है, इसको मतलब कोई अच्छा, तो हम कोई जैसे कोई भी डाटा दिया हो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरेशन हुआ। तो चलो वापस से मैं अभी बाइनोमियल में नहीं जाता, मैं वापस सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आता हूँ। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारी क्या कहती थी बच्चों, एक सेकंड, इसको मैं डाटा को डिलीट कर देता हूँ। तो ये डाटा को मैंने डिलीट कर दिया। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि मैं अगर आ, मैं मेरे पास 100 लोग हैं, तो मैं कोई भी 10 लूँ, और उनका एवरेज लूँ, और उनका मीन निकालूं, और उनके मीन को मैं प्लॉट करूं। तो वो मीन मेरे को क्या देगा बच्चों, मीन क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो इसको मैं कैसे प्रूव करता हूँ, इसको दिखाते हैं। लाइक मेरे को 10 का लेना है, तो 10 का लेना है, तो मैंने मीन लेना है। तो चलो मैंने 10 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो 10 रैंडम नंबर जनरेट करें, तो रैंड करके मैंने लिया, तो ये एक रैंडम नंबर हो गया, है ना। ऐसे ही मुझे कितने बच्चों रैंडम नंबर लेने हैं, 10। एक सेकंड, तो सॉरी, तो यहाँ पे मेरे को उसका सम करके फिर उसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ सम करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे को सम फंक्शन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, चलो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।